जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम ईपीएफ की सेकंड पार्ट लेके आएंगे। देखिए हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में एग्जैक्टली होता क्या है, इन डिटेल एग्जांपल के साथ समझेंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये न्यू पेंशन स्कीम आपकी जिंदगी में क्या फर्क डालने वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इसको आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल का जवाब भी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये मन में चल रहा होगा कि मेरा न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से एग्जैक्टली कितना बनने वाला है मेरा पेंशन टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो भी हम कवर करने वाले हैं लास्ट में। आप खुद ही अपने पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए सो दैट आपको वो चीज पता भी चल जाए। जगदीश कुंटिया, मेरे साथी सीए प्रदीप शर्मा जी और हमारे सारे मनी मिशन के टीम की तरफ से आपको एक फाइनेंस वाला नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज रिकॉल करते हैं ताकि इस वीडियो में वो चीज आपको काम आए और आपको याद भी आ जाए। हम लोग बात करेंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशंस के बारे में। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में हमने बात किया था कि दो तरह कंट्रीब्यूशंस हम लोग होता है, एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस जो कि 12% होता है, सेकेंड वन होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस, वो भी 12% का होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस का 12% कंप्लीटली और 100% अमाउंट हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 12% का 8.33% हमारा पेंशन स्कीम में चला जाता है। 3.67 जो बच जाता है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। वैसे देखा जाएगा टोटल 15.67% टोटल अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एक बल्क पर्पस के लिए चला जाता है, whereas 8.33% आपका इनकम का वो चला जाता है पेंशन स्कीम के लिए। फर्स्ट चीज आपको याद दिलाऊंगा कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एग्जैक्टली ईयर ऑन ईयर कैसे बदलाव आया है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताता हूं। कि 1995 में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लॉन्च कर दिया गया था और उसमें बोला गया था कि आपका पेंशनेबल अमाउंट मैक्सिमम 5000 होना चाहिए। उसके बाद 1996 में गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था पारा 11 सबसेक्शन 3 के अंडर में कि आप अपना पेंशन स्कीम को वेरिएबल टर्म में कर सकते हैं। जिसका इनकम मोर देन 5000 है वो अपना इनकम के हिसाब से अपना पेंशन स्कीम को अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए किसी को ज्यादा इनकम है, वो मोर देन 5000 इनकम है, तो वो उसके हिसाब से 8.33% अपने पेंशन स्कीम में इंप्लीमेंट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। फिर 2001 में चेंजेस ये आया था कि 1995 में जो 5000 का अमाउंट था पेंशनेबल अमाउंट, उसको बढ़ा के 6500 कर दिया गया था। फिर फर्दर चेंज आया सितंबर 2014 में, इसमें बोला गया कि कैपिंग अमाउंट जो 6500 2001 में था उसको बढ़ा के 15000 कर दिया गया। मगर उन्होंने ये किया कि 96 के अंदर में, जो हमने जैसे बताया 96 में जो एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोविजन, उस प्रोविजन को हटा दिया गया कि आप लोग जो लोग ज्यादा पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिसका सैलरी ज्यादा है, वो चीज कर नहीं पाएंगे। इसके लिए वो उन्होंने इस अधिनियम को हटा दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो इससे दो सिनेरियो क्रिएट हुआ। इसमें बोला गया हु जॉइंस आफ्टर सितंबर 14 दे हैव ओनली ऑप्शन ऑफ पेंशनेबल सैलरी मिनिमम ऑफ 15000 रुपीज। मतलब जो लोग सितंबर 14 के बाद ज्वाइन करेंगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ओनली 15000 के अलावा। ठीक है। सेकंड सिनेरियो ये क्रिएट हुआ कि जो लोग 96 के हिसाब से वेरिएबल पेंशन स्कीम में अप्लाई कर रखे हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनको बोला गया कि आप आइदर जॉइंट ऑप्शन में चले जाइए, मतलब कि आप इसको कंटिन्यू करना है तो आप जॉइंट ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बाय डिफॉल्ट ये 15000 कर दिया जाएगा। सिनेरियो 2 से जुड़े जो लोग थे उन लोग के सामने तीन मेजर इश्यूज क्रिएट हो गया। पहला इश्यू ये है कि इनमें से कुछ लोग जॉइंट ऑप्शन के लिए अप्लाई कर दिए गवर्नमेंट को, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को, बट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिया। बट रिजेक्ट करने के बाद भी ये लोग बिना रुके अपना पेमेंट्स भी करते चले गए, मतलब ज्यादा अमाउंट ज्यादा स्लैब के हिसाब से पेमेंट करते चले गए और वो एक्यूमुलेट होता चला गया। दैट इज वन इशू। सेकंड है कि बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पता नहीं चला, बैकएंड में उनका डिफॉल्ट 15000 हो गया, बट वो लोग अपना कंट्रीब्यूशंस ज्यादा कटवाते रहे 8.33 और वेरिएबल के हिसाब से पेमेंट करते चले गए, बट ये भी अमाउंट उनका ब्लॉक हो गया उसके साथ। और थर्ड कैटेगरी ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पुरानी कंपनी में उनका वेरिएबल पेंशन स्कीम चल रहा था, बट वेराज वो लोग कंपनी चेंज किए इस दौरान, और इस दौरान कंपनी चेंज करने के टाइम में उनका पुराना वाला ऑप्शंस हट गया है, नया ऑप्शंस 15000 के हिसाब से शुरू हो गया है। तो ये तीन तरह का मेजर इश्यूज उन लोगों को फेस करना पड़ रहा था।
सो आप ये देखेंगे सिनेरियो 2 में ज्यादातर लोग फंस गए और उनका पैसा स्टक हो गया। इस चीज को देखते हुए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह में, देश के अलग अलग जगह में हाई कोर्ट में अपील पीआईएल दाखिल किया और ऐसा देखा जाएगा तो टोटल 44 पीआईएल्स फाइल किया गया है अगेंस्ट ईपीएफओ और ये चीज हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो टाइम लिमिट फिर दिया था 6 महीने का, वो 6 महीने सफिशिएंट नहीं था। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि आप ये लिमिट बढ़ा के मार्च 23 तक कर दीजिए, बट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर मार्च 23 से बढ़ा के 3 मई 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया लिमिट को, ताकि लोगों को सफिशिएंट समय मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अगर हम लोग समराइज करेंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म में, कौन लोग इस चीज को फर्दर एलिजिबल हैं, इस न्यू पेंशन और न्यू हायर स्लैब पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, उसको देखने के लिए हम लोग एक टेबल का सहारा लेंगे जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 4 तरह का केस क्रिएट हुआ। फर्स्ट 3 केस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज इन सर्विस आज ऑन 1 सितंबर 2014, जो लोग 1 सितंबर 2014 तक एम्प्लॉय कैटेगरी में है और इन्होंने अपना चीज अप्लाई किया था, जॉइंट ऑप्शन अप्लाई किया था ईपीएफ को और उनका चीज रिजेक्ट हो चुका है, वो लोग इस चीज के लिए एलिजिबल है। उनको बस क्या करना पड़ेगा ना, बाय फाइलिंग अ हायर पेंशन क्लेम एप्लीकेशंस, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है एम्प्लॉय जो ऑलरेडी सर्विस में थे 1 सितंबर 2014 में, बट उनको पता नहीं चला कि अप्लाई करना था जॉइंट ऑप्शंस, बट उनका पुराना पेंशन स्कीम जैसे 6500 2001 के हिसाब से 6500 कैटेगरी में चल रहा है पेंशनेबल स्कीम, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो उनको भी वही करना पड़ेगा कि बाय एक्सरसाइजिंग द जॉइंट ऑप्शंस उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने डेट बता चुका हूं कि 3 मई 2000 एम्प्लॉय 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने 96 का जो सब सेक्शन था उसके हिसाब से उन्होंने इस चीज का जॉइंट ऑप्शन अप्लाई कर चुके हैं और हायर स्लैब के हिसाब से पेंशन अप्लाई कर चुके थे। वो लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट अगर ईपीएफओ ने कर रखा है, वो लोग भी इस चीज के लिए एलिजिबल है। उनको वही करना पड़ेगा कि फाइलिंग ए जॉइंट ऑप्शंस एंड हायर पेंशन क्लेम में उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और वो एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी वो है जो एम्प्लॉय है रिटायर हो चुके हैं बट उन्होंने कभी भी ये हायर स्लैब ऑप्शन नहीं लिए थे कभी भी, तो उन लोगों के लिए ये एलिजिबल नहीं है और वो उनको कोई एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी में 3 कैटेगरी और जो लोग इसको एप्लीकेबल है और वो एलिजिबल है, वो आज पर सुप्रीम कोर्ट वो कर सकते हैं और उनके लिए लास्ट डेट रहा 3 मई 2023 तक। हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में देखें, टोटल 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप एलिजिबल हो कि आप हायर पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। मगर जब हायर पेंशन स्कीम में जाएंगे, आपका पेमेंट्स और आपका जो कंट्रीब्यूशंस निकला था वो सारी चीज जाके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बैठा है, सारे फंड आपका पेंशन स्कीम में बैठा नहीं। तो अभी क्या होगा, पेंशन स्कीम में पैसा कैसे डाला जाएगा? तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने 2 ऑप्शंस निकल के आएगा। एक ऑप्शन ये है कि जो डिफरेंस अमाउंट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से उतना डिफरेंस अमाउंट आपका पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर देगा। मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अमाउंट आपका जमा हुआ है और इसमें इंटरेस्ट जमा हुआ है, इंटरेस्ट रिवर्सल हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशंस आया नहीं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाला है, बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका इंटरेस्ट जमा हुआ होगा वो इंटरेस्ट रिवर्सल हो सकता है। सेकंड ये है कि अगर इस दौरान आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से अमाउंट्स निकाल चुके, किसी कारणवश आपने कुछ सर्टेन अमाउंट निकाल चुके हैं एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जब ट्रांसफर करने के अमाउंट से अगर आपका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट में बैलेंस कम पड़ गया तो आपको पेमेंट एक्स्ट्रा जमा करना पड़ सकता है अपने हाथ से। हालांकि ये एक्सपर्ट्स का कहना है, बट हाउएवर कि इसके बारे में नोटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी तक दिया नहीं और हम लोग वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और नोटिफिकेशन जब आएगा हम आपको भी अपडेट कर देंगे। पेंशन स्कीम में आए हुए बदलाव के कारण एक इंसान के जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है और उसका कंट्रीब्यूशन फैक्टर से लेके उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या फर्क पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। राम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो 1998 से ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं एंड उनका पुराना ऑप्शन में चल रहा है। मतलब क्या है, ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर एनी जॉइंट ऑप्शंस। उन्होंने रेगुलर ऑप्शन जो 2001 के हिसाब से देखा जाएगा तो वो आज तक वही चीज चला रहे हैं और एज्यूमिंग उनका सैलरी जो है 50,000 रुपीज तब भी था, अभी भी 50,000 रुपीज है, बिकॉज एनीवे एक्चुअल
एक्चुअल सिनेरियो में सैलरी बढ़ता रहता है, बट वेयरएज इधर एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग ये देखेंगे कि सैलरी मान लीजिए 50,000 उनका कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस इयर्स। समझते हैं इसको एक टेबल के माध्यम से। राम के लिए 3 सिनेरियो क्रिएट होगा। सिनेरियो नंबर 1 कि 2001 अमेंडमेंट के हिसाब से राम का मंथली सैलरी 50,000 होते हुए भी उसका पेंशनेबल सैलरी बनेगा कितना, 6,500। तो 6,500 के हिसाब से देखा जाएगा तो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बनेगा 12%, दैट इज 780 रुपीज। इस 780 रुपीज का दो पोर्शन, एक पोर्शन 8.33% जिस नथिंग बट 541 रुपए चला जाएगा आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, whereas एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा 239 रुपीज। करेक्ट। ये हम लोग ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है। नाउ 2014 का जो अमेंडमेंट आया, अगर राम ने जॉइंट ऑप्शंस अप्लाई नहीं किया था तो राम का क्या रहेगा कि मंथली सैलरी 50,000 है, पेंशनेबल सैलरी 6,500 से बढ़ के 15,000 हो गया। सब्सिक्वेंटली आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ के 12% से रहेगा, तो उसके साथ 780 से बढ़ के 1800 हो गया। इस 1800 को अगर तोड़ के देखा जाए तो 1250 रुपीज आपका पेंशन स्कीम में जाएगा और प्रोविडेंट फंड में 551 रुपीज जाएगा। मगर अगर राम हायर पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो क्या होगा, हायर पेंशन स्कीम और एक्चुअल सैलरी के हिसाब से जाना चाहेंगे तो अगर राम का ये सैलरी बेसिक प्लस डीए है 50,000 रुपीज, तो 50,000 उनका मंथली सैलरी है और पेंशनेबल अमाउंट भी 50,000 रुपीज हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सेम 12% हिसाब से देखा जाएगा तो 6,000 रुपीज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस 6,000 में से 4,165 रुपीज आपका पेंशनेबल स्कीम में चला जाएगा, whereas 1,835 रुपीज आपका चला जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। अगर राम को जॉइंट ऑप्शन मतलब वेरिएबल पेंशन स्कीम में अप्लाई करना है तो ऑर्गेनाइजेशन राम का 98 से लेके अभी तक एक्चुअल सैलरी के ऊपर 8.33% के हिसाब से उतना अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर देगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि कॉर्पस अमाउंट वो उधर पेंशन स्कीम में चला जाएगा। आप अभी तक वेट कर रहे थे कि मुझे कैसे कैलकुलेट करना है अपने पेंशनेबल स्कीम, अभी तक तो सब कुछ समझ गया। नाउ कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि आपका पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सर्विस ईयर्स डिवाइडेड बाय 70। सिंपल। इसको समझने के डिटेल में जानने के लिए मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझाऊंगा कि मान लीजिए कि आपके पास दो सिनेरियो हुआ कि मुझे पुराना सिस्टम में चलना चाहिए या नया सिस्टम में जाना चाहिए। मतलब पुराना सिस्टम मान लीजिए कि 2001 के जो पुराने सिस्टम का मतलब यह है कि 2014 अमेंडमेंट जो आया है कि मुझे 15,000 पेंशनेबल अमाउंट में जाना चाहिए या मुझे वेरिएबल पेंशनेबल स्कीम मतलब एक्चुअल सैलरी के साथ जाना चाहिए। तो इसको जाने के लिए हमें दो सिनेरियो दो लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं, दो दोस्त के बारे में जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनका सैलरी है और उनका सैलरी भी सेम है, उनका सर्विस ईयर्स भी सेम है। तो दोनों में पेंशनेबल अमाउंट में क्या फर्क पड़ेगा अगर वो दोनों अलग अलग स्कीम में चलते रहे। तो मान लीजिए शाम 15,000 पेंशनेबल स्कीम के हिसाब से चलेंगे और राम वेरिएबल पेंशनेबल स्कीम मतलब एक्चुअल सैलरी का पेंशनेबल स्कीम में चलेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा एट द एंड। ठीक है, समझते हैं। तो जैसे आपने बोला शाम का अगर 15,000 पेंशनेबल अमाउंट है तो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बन जाता है 1,800 रुपीज। अगर 33 इयर्स का उनका सर्विस पीरियड है तो उनका कैलकुलेशन बनता है 7,071 रुपीज पेंशनेबल अमाउंट मंथली बनता है जब वो रिटायरमेंट करेंगे। और उनके साथ कॉर्पस जो ईपीएफ में जमा होगा एम्प्लॉयर के कैटेगरी से जाके वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 94 लाख रुपीस उनका जमा हो जाएगा ईपीएफ में। ये मोटा अमाउंट उनका कॉर्पस क्रिएट होगा। फिर राम का एग्जांपल ले लेते हैं। राम अभी वेरिएबल पेंशन स्कीम अप्लाई कर रखे हैं और इस वेरिएबल पेंशन स्कीम के हिसाब से देखा जाएगा तो उनका जो मंथली इनकम है सैलरी है वो 50,000 रुपीज है और पेंशनेबल अमाउंट भी 50,000 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट होगा। इस 50,000 रुपीज को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उनका कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बन रहा है ना 6,000 रुपीज और 33 इयर्स का अगर सर्विस पीरियड लिया जाए तो उनका मंथली पेंशन बनता है 23,571 रुपीज। और तो इस दौरान उनका जो कॉर्पस जमा होगा ईपीएफ में जाके वो कितना हो जाएगा ना करीबन 36 लाख रुपीज जमा हो जाएगा। इसमें देखेंगे करीबन दोनों के बीच में अगर देखा जाएगा तो 58 लाख से कॉर्पस इसमें ज्यादा जमा होगा शाम के केस में, whereas
Ram will enjoy the higher pension amount in the रिटायरमेंट टाइम, ड्यूरिंग रिटायरमेंट टाइम। इसमें आप देखेंगे दो सिनेरियो क्रिएट हुआ। श्याम पेंशन अमाउंट उनका कम हो गया श्याम का, मगर कॉर्पस अमाउंट ज्यादा हो गया। पेंशन अमाउंट ओनली 7,000 है, बट कॉर्पस अमाउंट उनका जमा हो गया 94 लाख। राम के केस में पेंशन अमाउंट बढ़ गया, दैट इज अराउंड 20,500 रुपीज बढ़ गया, वेराज कॉर्पस अमाउंट उनका कम जमा हुआ। सो इट्स वाइस वर्सा, ये काम करता है। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे श्याम बनना है या राम बनना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है, फिर भी सिनेरियो टू सिनेरियो ये वैरी करता है, बिकॉज हर एक बंदा अलग तरीके से सोचता है। हर एक बंदे का फैमिली बैकग्राउंड, हर एक बंदे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अलग है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर नहीं दे सकते, कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। फिर हम आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे कि आप शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लेके, इस रेफरेंस को लेके आप अपना पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि वो लोग जो लो पेंशन स्कीम एंड हाई कॉर्पस जाना चाहिए, उन लोगों को जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। सेकेंड, जो लोग रिटायरमेंट के बाद कुछ बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स करना चाहते हैं, उनको हाई कॉर्पस का रिक्वायरमेंट है व्हाइल रिटायरमेंट, तब भी उनको इस तरह की चीज जाना चाहिए। थर्ड, अगर कोई बंदा ऑलरेडी पेंशन प्लान किसी बाहर लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी से ले चुके हैं, तो उनको भी ये ऑप्शन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कैटेगरी इन अदर हैंड, किन लोगों को हाई पेंशन एंड लो कॉर्पस का चीज चूज करना चाहिए? हम मानते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखे हैं और उनके मैच्योरिटी काफी अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है रिटायरमेंट के टाइम में, वो लोगों को ये वाला चूज करना चाहिए। सेकंड है कि ये है कि अगर आप कुछ मेजर लाइबिलिटीज, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुक्त है, मतलब बच्चे का पढ़ाई, बच्चों का मैरिज, हायर स्टडीज, अगर इस चीज से आप खत्म हो चुका है, तो आप लोग भी इस तरह कैटेगरी में जा सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी के लोग ऐसा है जो कि इफ यू आर फंड ऑफ लिविंग ए सिंपल लाइफ, अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा सिंपल लाइफ जीना चाहता हूं, मुझे कोई बिजनेस ये सब चीज की जरूरत नहीं है, मुझे मंथली सैलरी, मंथली इनकम आना चाहिए, मंथली पेंशन स्कीम हायर आना चाहिए, तो मैं जिंदगी अच्छी तरह से निकाल लूं, तो इस तरह के लोग भी आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। होप हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज आपका रह गया है, तो आप हमें लिख सकते हैं डायरेक्टली मेरा moneymission@gmail.com पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि नहीं यस रियली ये आपके लिए यूजफुल था, तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आपके लिए कुछ नए नए अपडेट्स लेके आएंगे ताकि आपको इमीडिएटली मिल सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।